हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके वन डे एग्ज़ाम्स, चाहे आप एसएससी ले लें चाहे रेलवे ले लें, दोस्तों कोई भी वन डे एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसमें जनरल साइंस जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चंस मैं आपके पास यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है दोस्तों, पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से आती है पृथ्वी की तरफ, तो वायुमंडल में कौन सी ऐसी गैस है जो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, उसका अवशोषण कर लेती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों ओजोन गैस जो होती है, आपने ओजोन लेयर का नाम सुना होगा, जिसमें कि ओजोन गैस होती है, वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। ओके। अब ओजोन जो है दोस्तों वो क्या है, उसका फॉर्मूला देख लीजिए, O3, यानी कि केवल और केवल ऑक्सीजन होती है ओजोन गैस में। ठीक है। आपको मालूम है, देखिए O2, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल अगर हैं तो ये तो ऑक्सीजन गैस हो जाती है, लेकिन अगर तीन हो जाए तो वो ओजोन गैस हो जाती है, जो कि हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट है। ठीक है। अब देखिए, सूर्य की पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो इससे दोस्तों हमारी स्किन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। कैंसर हो जाता, स्किन कैंसर हो जाता है, और भी बहुत सारी जो बीमारियां होती है दोस्तों, वो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। ठीक है। तो ओजोन लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन किसके कारण मेनली जो होता है दोस्तों, वो होता है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है वो होता है। ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। आपने बाजार में कई चीज़ें देखी होगी दोस्तों जो कृत्रिम रूप से पकाई जाती है, यानी आर्टिफिशियल रूप से उनको पकाया जाता है। देखिए, पहले वो कच्ची रहती है, लेकिन बाद में वो ऑलरेडी आपको पकी हुई क्यों दिखती है? क्योंकि उनको पकाने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीका अपनाया जाता है। तो उसके लिए गैस कौन सी यूज़ होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा। तो देखिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए हम जो गैस यूज़ करते हैं वो है एथिलीन। ठीक है। याद रखिएगा, एथिलीन गैस जो है दोस्तों, वो हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयुक्त है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गामा किरणों से क्या हो सकता है? यानी कि जो आपकी गामा किरण होती है दोस्तों, वो क्या कर सकती है? तो गामा किरण जो है दोस्तों, वो जीन म्यूटेशन कर सकती है। यानी कि गामा रे अगर आपके शरीर में लगें तो जीन म्यूटेशन, अब जीन म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? तो देखिए, जीन म्यूटेशन का मतलब होता है जो भी आपके जीन्स होते हैं, ओके, यानी कि गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं दोस्तों, उन क्रोमोसोम्स की संरचना में परिवर्तन आ जाए, यानी कि क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जीन म्यूटेशन बोलते हैं, और ये गामा किरणों के कारण हो सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है दोस्तों, आपको पता है मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण क्या हो गई थी? भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हो गई थी। ओके। कब हुई थी? तो 1984 में हुई थी, याद रखिएगा। और यहाँ पर भोपाल के अंदर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो लगभग 3787 लोगों की, ओके, एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर कभी है पता नहीं है। अलग अलग नेट में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग साइट्स में अलग अलग डेटा दिया हुआ, बट 3700 के आसपास लोगों की वहाँ पर दोस्तों डेथ हुई थी। ओके। तो और भी बहुत सारे लोग दोस्तों, लाखों में क्या हो गए थे यहाँ पर इंजर्ड, यानी कि उससे प्रभावित हुए थे। ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी, और 1984 में ये भी आपसे पूछा जाता है कि ईयर क्या था भोपाल गैस त्रासदी का, तो आपको पता होना चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, फ्रियोन, ये 4 है। ओके, फ्रियोन का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? देखिए फ्रियोन, अब फ्रियोन का आपको पता होना चाहिए दोस्तों, फ्रियोन जो है वो एक प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है। प्रशीतक का मतलब क्या होता है? प्रशीतक का मतलब है रेफ्रिजरेंट। ओके, और इसको क्या कहा जाता है? तो और इसको कहा जाता है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। ओके, याद रखिएगा क्या क्या कहा जाता है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? यानी कि सिगरेट से जो धुआं निकलता है उसका मुख्य प्रदूषक क्या है, जो कि वहां पर पॉल्यूटेंट है उस धुएं के अंदर? तो याद होना चाहिए आपको दोस्तों, ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन उसमें प्रेजेंट होता है पॉल्यूटेंट के रूप में। ठीक है, तो ये बात ये अतिरिक्त रूप से आपको याद होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, उत्प्रेरक वह पदार्थ है। अब उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, आप बताइए। यानी कि कैटलिस्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो कैटलिस्ट वह पदार्थ है या जो क्या अभिक्रिया की दर बढ़ाता है, क्या अभिक्रिया की दर को घटाता है, या अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों उत्प्रेरक जो हम यूज करते हैं वो रिएक्शन रेट को बढ़ाने के लिए करते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया की दर है उसको बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट क्लास 10th में भी आपने उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका यहाँ पर, ग्रीन हाउस गैस है। अब इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि ओजोन लेयर जो है हमारी, जिसमें कि ओजोन गैस पाई जाती है, उसका जो अवक्षय है, उसका जो डिप्लीशन है वो किस कारण से होता है? तो वो इस कारण से होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC, जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले क्वेश्चन में बताया। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय या डिप्लीशन होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड को अगर हम लिक्विड की डेंसिटी कम कर दें, तो दोस्तों लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड जब ज़्यादा होगा तब ज़्यादा डेंसिटी होगी। तो अगर आप उसकी लिक्विड में से उसकी डेंसिटी को ही कम कर देंगे, यानी कि आप लिक्विड को कम कर देंगे, ओके, तो मेनली क्या हो जाता है, वो लिक्विड कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो सिंपल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, एनर्जी का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। अब E1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, जूल, अब जूल क्या है? तो जूल ऐसा यूनिट होती है एनर्जी की ही, एनर्जी की ही जूल जो है दोस्तों वो ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, इतनी बात आपको पता चली। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है। तो बस के ड्रम में ड्राइवर के पास जो आपने देखा होगा आईने लगे होते हैं, मिरर्स लगे होते हैं, वो मिरर्स कौन से होते हैं? वो मिरर्स क्या उत्तल दर्पण होते हैं, या कॉनकेव मिरर होते हैं, या सामान्य दर्पण जो सिंपल अपने मिरर यूज होते हैं समतल, ओके, वो होते हैं, या अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर होते हैं, या कैमरा होता है? तो देखिए कैमरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, कैमरा नहीं होता है, सामान्य दर्पण भी नहीं होते हैं, तो वो होते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं?
उत्तल दर्पण होते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इस तरीके के अपने जो हैं दोस्तों वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ओके, ये बात आपको पता होनी चाहिए, लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो बस के ड्राइवर में उत्तल दर्पण जो है दोस्तों वो लगे होते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रात में तारे क्यों चमकते हैं? रात में तारे क्यों चमकते हैं? किसके कारण चमकते हैं? क्या बहुत सारे अपवर्तन के कारण चमकते हैं, अनेक परावर्तन के कारण चमकते हैं, ऊष्मा के कारण चमकते हैं, या ऊर्जा के कारण चमकते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। देखिए, अनेक अपवर्तन कैसे होते हैं मैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, तारा यहाँ है, प्रेजेंट है। अब तारा अगर अपने प्रकाश छोड़ेगा तो देखिए दोस्तों, ये जो है हमारी डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। ओके, अब डिफरेंट एटमॉस्फेरिक लेयर जो होती है हमारी, उनसे ये प्रकाश टकरा के यहाँ से क्या होता है, रिफ्रैक्ट होता है या अपवर्तित होता है, और अपवर्तित होते 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 दोस्तों वो जो है हमको दिखाई देता है, जिसके कारण मान लीजिए तारा यहाँ पर है लेकिन हमको यहाँ दिखाई देता है। किसके कारण? अनेक अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है दोस्तों, यानी हम उसकी एक्चुअल स्थिति नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हमें जो है तारे जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप अतिरिक्त रूप से याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? ये तो बहुत इजी है। देखिए, अब तेज गति के द्वारा नहीं, तरंगों के द्वारा नहीं, कम गति के द्वारा। देखिए, सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर विकिरणों के द्वारा यानी कि रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती है। ठीक है, क्या पहुंचती है? रेडिएशंस के थ्रू पहुंचती है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सूर्य से रिलेटेड है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 मिनट आपने जनरली सुना होगा, अगर और करेक्टिव आंसर अगर आपको ढूंढना है तो 8.3 मिनट आप वहाँ पर ऑप्शन जो है वो टिक करके आएंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सूर्य के ऊपर दोस्तों, सूर्य से रिलेटेड मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उनकी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो कृपया वो वीडियो जाके देख लें, आपको सन से रिलेटेड आपको काफ़ी तथ्य जानने को मिल जाएंगे। फिर देखते हैं 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बोल रहा है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? तो मतलब एक नॉर्मल आई जो है दोस्तों, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की यानी वो स्पष्ट कितनी दूरी तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर तक वो स्पष्ट देख सकता है। क्योंकि आप देखें, कभी भी आप अपनी अगर आंख के सामने एकदम से कोई किताब को ले आएंगे तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, आपको कुछ दूरी तक उसको ले जा के देखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको उसके जो अक्षर हैं वो स्पष्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो जो दूरी होती है दोस्तों जिसमें आपको जो अक्षर होते हैं किताब के वो स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। अब न्यूटन का पहला जो गति नियम है, फर्स्ट नियम, क्योंकि 3 गति के नियम दिए हैं न्यूटन ने, तो पहला नियम जो है वो जड़त्व की यानी कि इनर्शिया की संकल्पना देता है। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बताता है कि क्या होता है कि मान लीजिए फर्स्ट नियम क्या कहता है? फर्स्ट नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु है उस वस्तु पर जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मान लीजिए अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाते। ठीक है, और अगर कोई वस्तु गतिमान है यानी कि मोशन में है ऑलरेडी, और जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक वो फोर्स जो है यानी कि उसकी जो गति है वो बंद नहीं होती, यानी कि वो गतिमान ही रहती है। ठीक है, यानी कि जो वस्तु गति में है वो गति में रहेगी जब तक कि कोई फोर्स न लगाया जाए। कोई वस्तु अगर रेस्ट में है, विराम में है, तो वो विराम में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, ये फर्स्ट नियम कहता है। ओके, फिर न्यूटन का सेकंड नियम क्या कहता है? न्यूटन का सेकंड नियम जो है वो एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन और जो फोर्स है उसके बीच में वो बतलाता है, रिलेशन बतलाता है। ये बताता है कि जो वस्तु के ऊपर फोर्स लग रहा है,
ओके, वस्तु के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके एक्सिलरेशन के। ओके, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सिलरेशन, या एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये कहता है न्यूटन का सेकंड नियम। और न्यूटन का सेकंड नियम साथ में ये भी कहता है कि एक्सेलरेशन जो होता है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। ओके, एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ओके, तभी तो आप कहते हैं क्या कि ए एफ इज इक्वल टू एम ए, ये होता है दोस्तों न्यूटन का सेकंड नियम। ओके, मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। ओके, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, ये होता है अपना क्या, एक्सेलरेशन। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है, तो देखिए एनेमोमीटर जो है दोस्तों वो पवन के वेग को नापने में काम में आता है। ठीक है, अब पवन का वेग यानी कि एयर वेलोसिटी को नापने में काम आता है एनेमोमीटर। और एक और है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, एक है हाइग्रोमीटर। ओके, हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर जो है ये आर्द्रता नापने के लिए, यानी एयर में जो ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये बात भी आपको अतिरिक्त रूप से याद होनी चाहिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले ग्रह गति नियम को निरूपित किसने किया था, यानी कि ग्रहों, जो अपने ग्रह होते हैं अंतरिक्ष में, मतलब अंतरिक्ष में जो अपने सौरमंडल में जो जितने भी ग्रह हैं वो गति किस प्रकार से करते हैं, ये नियम सबसे पहले दिया था दोस्तों जॉन्स केपलर ने। ओके, केपलर ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम जो उन्होंने दिया उसके बारे में क्या बतलाया कि जो ग्रह होते हैं हमारे, वह ग्रह जो हैं वो एलिप्टिकल पाथ में, यानी कि बीच में सन है। ओके, ये हमारा ग्रह है तो ये एलिप्टिकल पाथ में क्या करेंगे दोस्तों, एलिप्टिकल पाथ में गति करेंगे। पहला तो इन्होंने ये बताया। फिर दूसरा इन्होंने ये बताया कि सेम टाइम पर समान दूरी तय करते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये ग्रह यहाँ पर है और इस ग्रह ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी टी समय में तय की। ओके, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी इन्होंने टी समय पे तय की। ओके, अब अगर मैं बात करूँ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, अगर ये टी समय ले रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी भी वो उतनी ही तय करेंगे जितनी कि वे यहाँ कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम सेम है। यानी कि अगर टाइम सेम है तो वो समान दूरी तय करते हैं। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखिए, यहाँ पे भी टी टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ पर भी टी टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो ये जो दूरियां रहेगी दोस्तों, ये दूरियां सेम रहेगी, ये केपलर ने बताया था। ओके, फिर तीसरा नियम इनका क्या कहता है, तीसरा नियम इनका कहता है कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, ग्रह जो एक चक्कर लगा रहे हैं सन का, वो उसका टाइम पीरियड है कि एक चक्कर कितने टाइम में लगा रहा है। अब वो जो टाइम पीरियड है, वो वो जो टाइम पीरियड है वो जो है दोस्तों, तो जो परिक्रमण काल है दोस्तों, परिक्रमण काल कितना है, यानी कि हमारा जो पीरियड है, पीरियड कितना है टी, यानी कि टी समय में वो एक चक्कर लगा रहा है ग्रह। अब मान लीजिए सन यहाँ पर है, ठीक है, सन से ग्रह की मतलब टोटल मैं बात करूं औसत दूरी, मान लीजिए ये पूरा अपना इसका जो है वो एक्सेस हो गया। ठीक है, तो जो परिक्रमण काल का स्क्वायर है, ठीक है, परिक्रमण काल का स्क्वायर है, वो सूर्य से उस ग्रह की एवरेज डिस्टेंस का क्या होता है, मान लीजिए मैं यहाँ मान लेता हूँ आर है, तो आर का क्यूब होता है। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आई? बताइए। ओके, तो दोस्तों ये थे केपलर के 3 नियम। देखिए तीसरा नियम मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये सन है,
और ये ग्रह है, ग्रह से जो सूर्य की औसत दूरी रहेगी यानी कि एवरेज डिस्टेंस जो रहेगी, उस एवरेज डिस्टेंस, अब ये एवरेज डिस्टेंस क्या है? देखिए मान लीजिए ये सन था, ठीक है? ये सन था और सन तक, सन और जो मान लीजिए ये ग्रह है, अब ग्रह यहाँ पर तो आके पास हो गया लेकिन यहाँ पर दूर है, तो ये दोनों दूरियां जो है दोस्तों ये अलग अलग हो जाएगी। लेकिन हमको एक औसत दूरी निकालना होगा जहां पर हम ये कह सकें कि सभी पॉइंट पर सूर्य की दूरी वही होगी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो वो उसकी एवरेज डिस्टेंस कहलाएगी। तो जो परिक्रमण काल होता है, जो अपना टी होता है, टी का स्क्वायर जो होता है दोस्तों वो इक्वल होता है आर क्यूब के। ठीक है, ये बात समझ में आई है आपको? औसत डिस्टेंस है यहाँ पर आर, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो देखिए रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ जो है वो लागू होता है। कैसे? ये आपका मान लीजिए क्या है, रॉकेट है। ओके, रॉकेट है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप आग लगाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आग जलती रहती, गैसेस जो है वो बर्न होती है। अब गैसेस जितनी गति से पीछे, जितने मोमेंटम से पीछे आती है, उतने ही मोमेंटम के साथ हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो मोमेंटम है ये आपस में बराबर हो जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सिद्धांत है वो लागू होता है। ओके, तो ये यहाँ पर आपकी जो है, ये थे आपके 20 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस के लिए। आप कोई सा भी एग्जाम अगर दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।